ऑलरेडी ये चैप्टर हम लोग ने शुरू किया था। इसमें अभी तक हमने इलास्टिसिटी क्या है वो देख रखा है, राइट। इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी के टाइप कितने हैं? 3। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। वो भी हमने कर रखा। उसके साथ साथ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है वो हमने अपने लेक्चर में सीखा था लास्ट। और प्राइस इलास्टिसिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का क्या? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। 5 टाइप्स उसके हैं। उसमें से एक टाइप कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वो हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, याद है आपको? ठीक है। आज हम करेंगे नेक्स्ट टाइप विच इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या सीखना है? परफेक्टली इन इलास्टिक। पीछे का रिवीजन चाहिए? क्लियर है सब? अभी परफेक्टली इलास्टिक हमने देखा था, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में फर्क क्या है समझ कर लो, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। क्या? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने सीखा कि जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू क्या रहती है? इनफाइनाइट रहेगी। क्यों? बिकॉज प्राइस में जीरो चेंज या थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। डिमांड में इनफाइनाइट। रियलिटी में ऐसी सिचुएशन आती है? आती है क्या? इमेजिनरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। रियल में जनरली ऐसा इतना सा भी प्राइस चेंज हुआ तो बहुत ज्यादा डिमांड पे असर होता है क्या? तो इसको यहाँ ईडी कैसे बनती है अपनी? इनफाइनाइट। ओके। तो ये कौन सी डिमांड है? कौन सा टाइप हुआ? परफेक्टली इलास्टिक। कौन सा हुआ? परफेक्टली इलास्टिक। अभी हम बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो एक चीज याद रखो, जब भी आप इसका स्टडी करोगे ना, हमेशा कंपैरिजन के साथ स्टडी करो, आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जनरली बच्चे इसका उसमें और उसका इसमें करके मिक्सचर कर देते हैं, किसका आंसर किसी को कुछ भी लिख देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, राइट। तो सारी चीजें क्लियर होने के लिए स्टडी करते वक्त ही कंपेयर करते हुए पढ़ते जाना है। इलास्टिक इन इलास्टिक में ये फर्क है, ऐसे क्लियर रखो पहले से ही। ओके। ये इलास्टिक है तो इन इलास्टिक क्या है? हाँ, दोनों भी सेम ही है। ये परफेक्टली इलास्टिक है और ये परफेक्टली इन इलास्टिक। बस इन दोनों के बीच में इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में फर्क क्या है वो समझ कर लेना। देखो अभी यहां क्या हो रहा है कि प्राइस में जो भी चेंज होगा ना, आइदर प्राइस इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। एक तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, उससे अलावा क्या चेंज होना है ना। तो प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है कि व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 10% हो, 20% हो, 40, 50, 100 कितना भी हो, जो भी चेंज उसमें हो रहा है ना, हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बदल रही है लेकिन डिमांड सेम ही है, वैसे ही है। कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? भाई कोई असर ही नहीं हो रहा है डिमांड पे, कोई असर। ये जो था कि जिसका इतना ज्यादा असर हुआ, और ये है कि इसका असर ही नहीं हो रहा है। फर्क समझ रहे हो? इलास्टिक में बहुत ज्यादा असर हो जाना, थोड़ा सा भी चेंज हुआ बहुत ज्यादा असर करना, और इन इलास्टिक में चेंज हुआ तो फिर भी असर नहीं हो रहा है। किस पे? डिमांड पे। कि चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड, हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड। होता है ऐसे रियलिटी में। किसके साथ? सॉल्ट वाला एग्जाम्पल देखो। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? जैसे आप सॉल्ट वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी देखो ये ऐसा गुड्स है, नेसेसरी है कि
प्राइस अगर मान लो 20 रुपए का पैकेट मिल रहा है, वो 20 के जगह 30 रुपए में मिलने लग गया, तो घर में अगर हम 1 किलो नमक ला रहे हैं तो 30 रुपए हो गया, तो भी हम 1 किलो ही लाएंगे। ऐसा है क्या कि नमक के दाम बढ़ गए, खाना कम कर दो, करेंगे क्या? या मान लो वो 20 रुपए का पैकेट 10 रुपए में मिलने लग गया, तो भी हम वो नमक 1 किलो ही लगा, खाना मतलब जितना हमें लगता है, मान लो 1 किलो लगता है तो 1 किलो ही लाएंगे। या हम दुगना खाने लग जाएंगे क्योंकि सस्ता नमक मिल रहा है, चलो अभी 2 किलो लाते, डबल डाल देते, करेगा क्या कोई ऐसा? हाँ, हमने सीखा ना कि प्राइस सस्ती होती तो डिमांड बढ़ती है, बट इस पे नहीं हो रहा है ना वो अप्लाई। इस पे हो रहा है क्या? इस पे प्राइस बदल भी गई, कम हुई ज्यादा हुई, तो भी इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, ये वैसे के वैसे ही रह रहा है। तो ऐसे जब इलास्टिसिटी रहेगी उसे कहा जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सॉल्ट है इसका एग्जाम्पल, और भी इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मिल्क। मिल्क के बारे में भी वही बात है, जनरली प्राइस कम हो या ज्यादा हो। अभी आपने भी आपके बचपन से घर में रोज सबके मिल्क यूज होता है, आप देखते आ रहे होगे, पहले 10 रुपए का पैकेट मिलता था, 20 रुपए का मिलता था, 30 हो गया, 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, बढ़ते बढ़ते ही जा रहा है ना? फिर भी जितना हमें लगता है हम उतना ही ला रहे हैं। बढ़ गया इसलिए हम कम लेकर आते हैं क्या? ये सस्ता है इसलिए एक दिन हम ज़्यादा पीने लग जाते हैं क्या? या डबल चाय पीने लग जाते हैं क्या, है ना? या डबल दूध के ग्लास ले रहे हैं क्या? नहीं ना, जितना है उतना ही रख रहे हैं। तो प्राइस का असर डिमांड पे नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? है ना? वेदर चेंज इन प्राइस हैज no effect on demand. So this elasticity called as perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. असर ही नहीं हो रहा है, असर हो रहा है क्या? तो दैट्स वाई यहां पर जो ईडी बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो 0 है। क्यों? कोई असर नहीं है, इसलिए ये क्या है? 0। यहाँ ईडी क्या बनेगा? यहाँ बहुत ज्यादा असर हो रहा था इसलिए ईडी क्या बना? यहाँ असर ही नहीं हो रहा इसलिए ईडी क्या बना? कैसे बना वो भी प्रूव होगा, देखो कैसे 0 हुआ वो भी प्रूव होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 20% फॉल इन प्राइस। मान लो कि प्राइस जो है कम हो गई, कितने से कम हुई? 20% से कम हुई। एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिमांड। डिमांड पे कोई असर हुआ क्या? डिमांड 0 ही है ना, नो चेंज ना। इलास्टिसिटी इज व्हाट? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इसका कोई रिस्पॉन्स है का चेंज होने का? इसका रिस्पॉन्स तो 0 ही है, तो डिमांड क्या? 0। अभी हमारा जो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला है अपना इलास्टिसिटी निकालने का, राइट? वो फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला? कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्या क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज है? क्या लिया? लेकिन प्राइस में चेंज हुआ, कितना हुआ? तो लिया प्राइस कितना? अभी 0/20 का आंसर क्या निकलता है? एंड दैट्स व्हाई ईडी क्या बना? 0 बना। समझे? सो इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली होती है, बट एग्जाम्पल सॉल्ट और मिल्क का एग्जाम्पल इसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, समझे? क्लियर है? अभी बात करते हैं इसके कर्व की, कि इसका कर्व कैसे बनेगा। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि कर्व कैसे बनेगा इसका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है? हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या बताएंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई पर क्या बताएंगे? प्राइस। अभी हमने देखा
कि प्राइस 20% से क्या हुई, कम हो गई। पहले पी इतनी प्राइस थी, वो कम हो गई कितनी, मान लो P1 इतनी कम हो गई, फॉल हो रही है। या अगर हम ऐसे भी कर ले कि प्राइस बढ़ भी गई, P2 इतनी प्राइस क्या हो गई, अगर वो बढ़ भी गई, हाँ आपको यहाँ 1 यहाँ 2 दिया है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसे सिचुएशन में मान लो जितनी डिमांड की जा रही है, कितनी, Q इतनी डिमांड की जा रही है, तो अगर P इतनी प्राइस है तो Q इतनी डिमांड हो रही है। प्राइस कम हो गई, P1 इतनी हो गई, फिर भी डिमांड सेम ही है। प्राइस बढ़ भी गई, फिर भी डिमांड सेम ही है। तो ये जो यहाँ जो कर्व बन रहा है, कौन सा कर्व है ये अपना, डीडी कर्व। ये कौन सा कर्व बना अपना, डीडी कर्व। ये कैसे है रे, ये ऐसे ही बना रहेगा, है ना। प्राइस कम हो ज्यादा हो, डिमांड पे कोई असर ही नहीं हो रहा, ये इधर की इधर ही है, कोई असर हो रहा है क्या, नहीं। सो यहाँ दिस जो कर्व बना, कौन सा कर्व, डीडी कर्व इज पैरेलल टू किसको, वाई एक्सिस को, है कि नहीं। और ये वर्टिकल है, कैसा है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसा, वर्टिकल ऐसा, कैसा है, वर्टिकल। सो दिस डीडी कर्व इज पैरेलल, वर्टिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो रिप्रेजेंट करता है ईडी इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, जो रिप्रेजेंट करेगा ईडी इज इक्वल्स टू 0। देखो key figure where price rises from OP to OP1, falls from OP to OP2, demand is remain unchanged, and therefore demand curve is vertical straight line parallel to y-axis, which represents perfectly inelastic demand। क्लियर है, सबको समझ में आया। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये दोनों अभी तक हमने किए। थोड़ा सा फटाक से उसका ना हम डिफरेंस समझ कर अभी ले लेंगे। देखो लिसन, दो चीजें सीखी हमने, एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और दूसरी हमने देखी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दोनों को समझ कर लेता है, क्योंकि एग्जाम में जनरली डिस्टिंग्विश पूछा जाता है इस तरीके से। ओके, तो डिस्टिंग्विश के फॉर्म में ही सीखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे। इलास्टिक हमें क्या बताता है रे, अभी आप इसको वर्ड्स में लिखोगे, वर्डिंग में लिखोगे, क्या बताता है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कि व्हेन प्राइस में स्लाइट सा, हाँ स्लाइट सा या फिर जीरो चेंज अगर होता है, बट डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होता है, ये बताता है हमें परफेक्टली इलास्टिक, बराबर। और परफेक्टली इनइलास्टिक हमें क्या समझा रहा है, कि प्राइस में चेंज अगर हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, अगर प्राइस बढ़ गई या फिर कम भी हो गई, तभी भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है या कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो वैसे के वैसे ही रह रही है। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है, हाँ। और हमने क्या देखा कि यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, 0 है। ओके, और हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो कर्व है डी कर्व, हाँ यस, इट्स पैरेलल टू किसको, एक्स एक्सिस, कैसे, हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ डी कर्व जो है, ठीक है, इज वर्टिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस, इसका आप ग्राफ बना सकते हो, राइट इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करो। ग्राफ बनाना आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, क्वांटिटी, प्राइस,
हाँ, यहाँ प्राइस जो है थोड़ा सा चेंज हुआ, तब भी यहाँ डिमांड जो है अपनी उसमें कोई चेंज है क्या? नहीं, वो ऐसे ही रहने वाली है। प्राइस में नो चेंज, डिमांड क्या होगी? ऐसे ही रहेगी, इनफाइनाइट। ये हमारा डी कर्व वेयर ईडी इज इनफाइनाइट। और यहाँ हमारा जो ग्राफ बनेगा इसमें आप समझ पाओगे क्या? यहाँ हमने क्वांटिटी बताई, यहाँ हमने प्राइस बताई कि प्राइस जो है वो बढ़ गई या कम हो गई तो भी जो है डिमांड जो है वो ऐसी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, दिस डी कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के कि ये जो है ये एक कैसी कॉन्सेप्ट है, तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज थियोरेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कौन सा? सॉल्ट, मिल्क, ऐसे। ओके, ये पॉइंट्स आपके सामने बन गए, दोनों का डिफरेंस समझ गए, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। हाँ, यहाँ ईडी क्या है? इनफाइनाइट। इन इलास्टिक में ईडी क्या है? जीरो। इज दिस क्लियर टू यू? समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मिस्टेक करनी नहीं है, अच्छे से समझ कर लो। इलास्टिक और इनइलास्टिक में फ़र्क क्या है? किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? सारी चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, नोट कर रहे हो? कर लो। ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में इसी को आप एक्सप्लेन करके हुए लिखोगे। चलो, नोट कर लिया। अभी नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइप इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी देखो, अभी तक हमने जो देखा, परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट थी, राइट? परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, इनफाइनाइट हो गया, जीरो होगा। अभी यहाँ पर इलास्टिसिटी कहाँ पर आएगी? 1 पर आएगी। यूनिटरी है ना, क्या है? नाम से ही मीनिंग पता चल रहा है, यूनिटरी। सेम, यूनिटरी मतलब क्या? सेम, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज, सेम हो रहा है चेंज। ओके, जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में भी चेंज। यूनिटरी उसी को तो कहा जाएगा कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be unitary elastic। मतलब जितना चेंज प्राइस में हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, जो भी परसेंट से, लेट्स कंसिडर कि 50% से प्राइस बढ़ना या कम होना, लेट्स कंसिडर कि प्राइस 50% से बढ़ गई, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने परसेंट से? बिल्कुल सेम, 50 से ही। और इन केस प्राइस अगर कम हो गई, कितने से? 50% से, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितने से? 50% से ही वो बढ़ेगी। तो ये जो दोनों के बीच का जो चेंज है ना, वो चेंज सेम ही हो रहा है। दोनों के बीच में जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? यूनिटरी। कि the proportionate change in price leads to proportionate change in quantity demanded। same proportion, same proportion। ये 10% तो ये भी 10%, ये 20 तो ये भी 20, ये 50 तो ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100, ऐसा दोनों सेम इसमें चल रहे हैं। प्राइस और डिमांड का जो चेंज है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। कि द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस लीड्स टू, जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज होगा डिमांड में, वही प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में भी हो रहा है, एंड इसे कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे एग्जांपल में आपको दिया है कि 50% से प्राइस कम हो गई, प्राइस जब कम होती है, हाँ, तो क्या हो रहा है रे? डिमांड बढ़ जाएगी, 50% से ही बढ़ेगी, ना 40 ना 45,
50 से ही वो राइज होगी। तो इसका इक्वेशन में अगर डाले कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम है, वो भी 50% से बदला, ये भी 50% से बदला, 50 अपॉन 50 इट्स 1, क्या रहा 1, और इसीलिए यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनी, 1 बनी। समझे, आ रहा है ध्यान में? यूनिटरी को 1 से याद रखो, सेम सेम कैसे याद रखना है यूनिटरी को, सेम इस वर्ड से याद रखो कि यहाँ क्या चेंज हो रहा है भाई, सेम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम ही चेंज हो रहा है, प्राइस में जितना चेंज सेम उतना ही चेंज डिमांड में होगा। तो प्राइस फॉल हो या राइज हो, करस्पॉन्डेंटली उस हिसाब से डिमांड राइज या फॉल होगी, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से, उतने ही परसेंटेज से, और इसीलिए आंसर हमारा 1 निकलेगा। एंड दैट्स व्हाई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकलेगी, 1। अभी इसी को ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, देखो ग्राफिकली प्रेजेंट कैसे किया है उसको थोड़ा समझ कर लेते हैं। हमेशा की तरह ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, एक्स पे क्या दिखाएंगे, वाई पे क्या दिखाएंगे, प्राइस दिखाएंगे। क्या कहा इन्होंने, प्राइस में जितना चेंज, जैसे मान लिया यहाँ प्राइस फॉल हो रही है, क्या हो रही है, फॉल, कि पहले पी इतनी प्राइस थी तो क्यू इतनी डिमांड थी, पहले ओरिजिनल पी इतनी प्राइस थी तो क्यू इतनी डिमांड हो रही थी, इतना क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी। प्राइस क्या हुई, बराबर 50% से प्राइस क्या हो गई, फॉल हो गई। प्राइस कम होने के बाद डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है ना, तो बराबर डिमांड भी 50% से ही क्या होगी, 50% से ही डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जितना इसमें चेंज हुआ बिल्कुल इतना ही चेंज इसमें हुआ, डिमांड यहां बढ़ गई। समझे, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू proportionate change in quantity demanded. This is what unitary elastic demand. This is unitary elastic demand. अभी यहाँ अगर हम कर्व देखने जाए तो ये ऐसा बन रहा है, ऐसा कर्व बन रहा है ना, ये इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, स्ट्रेट नहीं कराएंगे, ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना कौन सा कर्व है, डीडी कर्व। यहां हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल रही है, 1। इस कर्व को दिया जाएगा नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व को हम क्या कहेंगे, ओके, इसका नाम है, इस कर्व को इस तरीके से ये जा रहा है ना, इसे हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस कर्व को हम कहेंगे। सी, कब, when price falls from OP to OP1, when price falls from OP, origin OP to OP1, then demand rises from OQ to OQ1, and therefore the slope of DD curve is what, rectangular hyperbola, which represents elasticity of demand is 1, is unitary elastic demand. इसे कहा जाएगा unitary elastic demand. I hope you understood. समझ में आया है, कुछ पूछना है, डाउट है? हाँ, कैसे याद कैसे रखोगे, सेम से याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, सेम। जैसे हमने इलास्टिक को देखा, इनफाइनाइट, इन इलास्टिक को देखा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ सेम सेम चेंज हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा, एक कुछ भी नहीं, एक बराबर, इक्वल इक्वल ऐसे चल रहा है ना। ऐसे और भी आगे पॉइंट्स हमें देखने हैं दूसरे टाइप्स। तो ये हमें बताता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट टाइप करें। ऐसे कौन से एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर पाओगे रे? कैन यू टेल मी सम एग्जाम्पल फॉर दिस वन, यूनिटरी इलास्टिक के लिए? इसको हम याद रख सकते हैं कैसे? एग्जाम्पल, कंफर्ट गुड्स के साथ।
अभी जनरली मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाली फैमिली, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर प्राइस 50% से कम हो गई, आधी हो गई, तो फटाफट लोग लेने चले जाते हैं, क्योंकि उनको अभी वो बजट में आ गया है ना। तो जैसे कि इसमें टीवी हो गया या फिर कपड़े हो गए, 50% सेल दिख रहा है, चलो एक की जगह दो लेकर आ गए, होता है ना, 50% कपड़ों पे छूट, तो क्लॉथ्स हो गए। या अगर एसी के दाम में ऐसा हो गया तो हम इस तरीके से इसको लेने चले जाएंगे। या 50% अगर फॉल ऐसे कोई भी कंफर्ट गुड्स में अगर हुआ, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, तो उसे लेने चले जाते हैं। व्हेन 50% फॉल इन प्राइस, 50% राइज इन डिमांड। सो ये यूनिटरी की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? यूनिटरी। हाँ, आप इसका एग्जाम्पल नोट करके रखो कि कौन से गुड्स के लिए आता है ये। हाँ, कंफर्ट गुड्स के लिए आप ये मेंशन कर सकते हो। अभी तक हमने ये तीनों टाइप सीखे हैं। कौन से तीनों? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? ओके। परफेक्टली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 और यूनिटरी में क्लियर है? ठीक है, चलो रिवाइज करो, इस पे क्वेश्चन पूछूंगी और बाकी जो बचे हुए टाइप्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।